Now coming to current division rule. सो अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम किरचॉफ्स करंट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी गिवन सर्किट में, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा। आप ऐसे ही हम स्टडी करने जा रहे हैं करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल मीन्स सपोज हमारे पास एक कोई सिंपल सर्किट गिवन है। दिस इज द सिंपल सर्किट containing two resistor R1 and R2 connected to some voltage source which is supplying current I to this network. Since R1 and R2 here connected in parallel, so current will divide here at this juncture, at this node. One current will flow through R1 and another current will flow through R2. And as I told you that there is a voltage applied between these two terminals. This voltage source is responsible to supply the current I to this network, which contains two resistors R1 and R2 in parallel, right? So as I told you already that current divides in parallel branches. So here at the node A, this is node A, this is node B. So at node A, current I is divided in two parts. One is I1 and another one is I2. So as per KCL, at node A, what will happen? This I current will be equal to I1 plus I2, right? This current I equals to I1 plus I2, equation number 1. अब आपको ये पता है कि ये अगर हमने कोई पैरेलल पाथ है और उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच पैरेलल ब्रांच विल बी सेम। तो ये जो V वोल्टेज हमने टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 के बीच अप्लाई किया है, यही वोल्टेज R1 के क्रॉस भी आएगा, सेम वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा क्योंकि ये पैरेलल ब्रांचेज हैं, और सेम वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगा R2 के क्रॉस, राइट। सो ये I1 की वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I1 इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R1 एंड I2 इक्वल्स टू क्या होगा? V अपॉन R2। जैसे मैंने क्या बताया था कि ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। दो ब्रांचेस हैं, उसमें रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 दोनों पैरेलल में, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 R2। तो जो नेट करंट I है वो क्या होगी? V अपॉन R इक्विवेलेंट। सही है कि गलत? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है, ओके। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट V कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम सिंपल क्या देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि V कैंसिल आउट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस R2, सो R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। नाउ अब आप यहां से देखिए हमें क्या फाइंड करना है। जैसे हमको I गिवन है, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? I गिवन है हमें, और I कहाँ फ्लो कर रही है? इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो कर रही है।
अब यही करंट डिवाइड हो रही है दो पाथ में, तो ये क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रही है। तो I1 हम कैसे सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैरामीटर्स, एंड I2 हम कैसे सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैरामीटर्स। गिवन पैरामीटर्स करंट I इज नोन टू यू एंड R1 R2 इज नोन टू यू। तो यहाँ पे आप देखिए कि सपोज हमें I1 फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो एंड I2 की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ नॉन वैल्यूज, राइट। तो V इक्वल्स टू I1 R1 एंड आपको पता है V इक्वल्स टू क्या है, I2 R2। इन अदर टर्म्स आप देख लें तो यहाँ से I आप क्या लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू I। अब आप इस सर्किट में आएंगे, हम आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं। पहले I1 आपको इस ब्रांच में फाइंड करना है, इस ब्रांच में। तो I1 आपको R1 में फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, उसके जस्ट अपोजिट का रेजिस्टेंस आपको सेलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल करंट सप्लाइड, राइट। जैसे I1 इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल करंट सप्लाइड दैट इज I, और I1 किस ब्रांच में फ्लो कर रही है, R1 में, तो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस हमने लिया दैट इज R2 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। सिमिलरली अगर आपको I2 सॉल्व करना है तो टोटल करंट सप्लाइड दैट इज I, और I2 फ्लो किस में कर रही, R2, तो R2 के जस्ट अपोजिट कौन सी ब्रांच है, R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज करंट डिवीजन रूल। अब इसको हम आपसे कहें कि कैलकुलेट कैसे करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ओम्स लॉ हमने बताया कि V इक्वल्स टू I1 R1 एंड V इक्वल्स टू I2 R2। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपन R1, तो आपको उसमें R की वैल्यूज रखनी है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, I की वैल्यू सॉल्व करनी है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो हमने क्या कहा कि V इक्वल्स टू I1 R1 है एंड V इक्वल्स टू I2 R2 है, तो यहाँ से I1 सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू V अपन R1 and V equals to is what, V equals to I R equivalent upon R1. So I R equivalent is what, R1 R2 upon R1 plus R2 into divided by R1. This R1 is cancelled out, so R1 I1 equals to I R2 upon R1 plus R2। देखिए वही मिल गया जो हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ट्रिक्स जो हमने आपको बताई। We got the same thing. So for your knowledge, similarly calculate the value of I2 by using Ohm's law, right? ट्रिक्स हमने बता दी, एक बार फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो ब्रांचेज हैं और ये जो करंट I है ये डिवाइड हो रही है I1 एंड I2 में, और I नोन है, R1 R2 नोन है। मुझे आपसे कह रहा हूँ कि आपको I1 सॉल्व करनी है, तो I1 सॉल्व करने के लिए क्या करना है, I1 इक्वल्स टू टोटल करंट सप्लाइड दैट इज I मल्टीप्लाइड बाई, आपको क्या करना है, अपोजिट रेजिस्टेंस लेना है। जिस ब्रांच में आप करंट फाइंड कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोज आपको I2 सॉल्व करना है तो आपको अपोजिट रेजिस्टेंस लेना R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय द सप्लाइड करंट, ठीक है। ये ट्रिक है। अब आप कहेंगे यहाँ तो दो ही पैरेलल में ब्रांचेज हैं, अगर तीन ब्रांचेज हों, देखिए करंट डिवीजन हमेशा पैरेलल ब्रांचेज में ही होता है। तो आपके मन में ये कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो तो, ऐसा तो क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए, दिस इज एब्सर्ड वन। तो करंट डिवीजन हमेशा पैरेलल पाथ में होता है, इसीलिए हम इसको KCL के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पर अगर 3 ब्रांचेस कनेक्टेड हों, सपोज
these three branches are connected in parallel, और यहाँ पे नेट करंट I सप्लाई हो रही है, इसके बीच में एक वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है। दिस इज R1, R2 एंड R3, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, दिस I2, दिस इज I3। सो I करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3 में। यहाँ पर नॉन वैल्यूज क्या है? V नॉन है, R1, R2, R3 नॉन है और I नॉन है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि I1 फाइंड करना है, आपको सेम ट्रिक यूज करनी है, I1 फाइंड करना है। I1 किस में है? R1 में फ्लो कर रहा है, तो उसके आपके अपोजिट रेजिस्टेंसेस को लेना है। तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? R2, R3 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है? R1, R2, R3 सप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय नेट सप्लाइड करंट, दैट इज I। सिमिलरली आप यहाँ पर I2 लिख सकते हैं और I3 की वैल्यू ले सकते हैं। ये आप अपने आप ट्राई कीजिए कि I2 एंड I3 की वैल्यूज क्या होंगी। So I2 will be R1 R3 upon R1 plus R2 plus R3, and this will be R1 R2 upon R1 plus R2 plus R3. So this is current divider rule. आपको इससे ज़्यादा करंट डिवीजन की वैल्यूज़ इस लेवल पे सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन नेटवर्क जैसे जैसे नेटवर्क सर्किट्स में डीप में आप जाते रहेंगे, वहाँ पर इस रूल की एप्लीकेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके एप्लीकेशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि करंट डिवीज़न रूल को आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, करंट डिवीज़न रूल इज़ more important than you can say the first one, KCL. Actually current division rule is based on KCL, you cannot deny this, but generally हमारी जो हैबिट आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसमें हम करंट डिवीजन रूल्स ही यूज करने जा रहे हैं।